आज हम बात करेंगे जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में आखिरी टेस्ट मैच होने वाला है धर्मशाला में, उसके बारे में। और बीसीसीआई ने 3-4 दिन पहले उसके बारे में टीम डिक्लेयर कर ही दी है। और इसके पहले कि हम उसके बारे में बात करें, मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीएल की एनालिसिस की सीरीज के जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसके बारे में। और उसमें जो मैंने पहला वीडियो बनाया है एसआरएच का, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आईपीएल की ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम है कि बीच में टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो चौथे और पांचवें टेस्ट मैच के बीच में जो टाइम है, इसमें मैं किसी तरह से टाइम निकाल के ये 10 टीम की एनालिसिस करूंगा। लेकिन ये जो आईपीएल का ये जो मिजाज है वो इस तरह का है कि यहाँ हर घंटे में तो कोई नई न्यूज आती है। अब जैसे आप अगर देखें कि मैंने जो एसआरएच का जो वीडियो अपलोड किया, और उसी के साथ साथ एसआरएच के मैनेजमेंट ने वही किया जो हम लोगों को हमेशा से उनसे उम्मीद रहती है। उन्होंने एडन मार्करम को हटा के पैट कमिंस को कप्तान बना दिया। अब इसकी एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ कि जैसे ये एक कोई व्यूअर है हमारे, खैर हिमांशु पाल जो है वो हमारे बहुत पुराने रेगुलर व्यूअर हैं, तो उन्होंने अपनी टीम भी सजेस्ट की। और एक दूसरे व्यूअर हैं भानु प्रसाद, वो थोड़े नाराज भी हो गए। उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिया कि भैया आप अपनी नॉलेज अपडेट करो, आपको तो ये पता ही नहीं है कि अब ब्रायन लारा और वीवीएस लक्ष्मण मैनेजमेंट में नहीं है और ये डेनियल विटोरी उसका कोच है। देखिए, आप शायद भूल गए, मैंने उस वीडियो में साफ साफ कहा है कि हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस उनकी एनालाइज कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल का मतलब आप समझते हैं ना? तो हिस्टोरिकल का मतलब है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम हिस्टोरिकली कौन उनके साथ एसोसिएटेड रहा है, तो वहां तो यही लोग एसोसिएटेड रहे ना। अब डेनियल विटोरी अगर 2024 में उनका कोच है, तो मैं उसके बारे में तो एनालाइज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं। और उसमें नाराज होने की क्या बात है? भाई वीवीएस लक्ष्मण कोच रहा है, आपने कहा कि वीवीएस लक्ष्मण की मेंटरशिप में उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो आप खुद ही बता दें कि क्या अच्छा किया। और ऐसा नहीं है, वीवीएस लक्ष्मण का मैं भी फैन हूं, और वीवीएस लक्ष्मण का एज अ बैट्समैन मैं बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन एज अ कमेंटेटर बिल्कुल नहीं। मैं तो वीवीएस लक्ष्मण को मैं कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल देखना भी नहीं चाहता। और इसी तरह से एसआरएच के मेंटर की हैसियत से वीवीएस लक्ष्मण का क्या कंट्रीब्यूशन है, जरा आप मुझे बता दें। हाँ, एक आईपीएल टाइटल उन्होंने जरूर जीता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या आप इसका क्रेडिट वीवीएस लक्ष्मण को देंगे? और ऐसा नहीं है, आप हो सकता है आप हैदराबाद के रहने वाले हो, आप वीवीएस के बहुत बड़े फैन हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीवीएस का कोई कम फैन हूं। मैं भी उसका उतना ही बड़ा फैन हूं, मुझे भी वो उतना ही पसंद है। बट एज अ बैट्समैन हर आदमी हर रोल में फिट हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आप तो एकदम इतनी बुरी तरह नाराज हो गए, तो ये आप जरा सोच लेते, एक बार सुन लेते ठीक से कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रायन लारा और वीवीएस लक्ष्मण अभी भी कोच है, और मैंने ज्यादातर ब्लेम तो मैनेजमेंट को किया है। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच में ज्यादा ना तो मेंटर की चलती है, ना कोच की, और ना ही कप्तान की। आपने शायद ये भी नहीं सुना कि मैंने ये कहा कि एडन मार्करम को खुद ही नहीं मालूम था कि उमरान मलिक को टीम में क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। तो ये मैंने ब्लेम कोई ब्रायन लारा और उसके ऊपर तो नहीं किया, ये तो मैनेजमेंट के ऊपर मेरा ब्लेम है सीधा सीधा। और अभी भी जो उन्होंने पैट कमिंस को कप्तान बनाया है, तो आप में से जितने भी ऑस्ट्रेलिया के जितने बड़े भी फैन हो, आप लोगों को क्या लगता है कि पैट कमिंस कुछ करने वाला है? हम भी यहीं बैठे हैं और आप भी यहीं बैठे हैं, हम देखते हैं इस आईपीएल के एंड में क्या होता है। और पैट कमिंस अगर एसआरएच को प्लेऑफ में भी पहुंचा देना, तो आप बहुत बड़ी बात समझ लेना। देखिए, मैं बताता हूं आपको, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। पैट कमिंस होगा 50 ओवर वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का कैप्टन होगा, लेकिन यहां मामला थोड़ा डिफरेंट है, यहां इक्वेशंस डिफरेंट होती है। सबसे पहली बात तो कि एडन मार्करम को हटा के पैट कमिंस को कप्तान बनाने का तो बेसिकली आइडिया गलत इसलिए है क्योंकि फॉरेन प्लेयर को कैप्टन बनाना बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि आपको उसको खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि कैप्टन सिर्फ देखिए ग्राउंड पे नहीं कप्तानी करता है, उसे ग्राउंड के बाहर भी करना पड़ता है। और
मैं तो हमेशा ये चाहूंगा कि किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी का टीम का कैप्टन एक इंडियन होना चाहिए, जो कि कम से कम प्लेयर्स को जानता हो और प्लेयर्स की स्काउटिंग में भी उसका थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस हो। इंटरफेरेंस से मेरा मतलब इन्वॉल्वमेंट हो। और दूसरी बात, उसे प्लेयर्स के बारे में चिंता हो। पैट कमिंस को आप मुझे बताएं जरा, दिल पे हाथ रख के, किसी भी इंडियन प्लेयर से कितना लगाव होगा? हाँ, अब जैसे हिमांशु पाल ने कहा कि अब वो चूंकि ऑस्ट्रेलियन है तो वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लाएगा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बशर्ते वो प्लेयर्स परफॉर्म करें। लेकिन सिर्फ पैट कमिंस को अगर 20 करोड़ रुपए देके एसआरएच ले आता है, तो इससे क्या वो पैट कमिंस की परफॉर्मेंस की भी गारंटी ले सकते हैं क्या? आपको पता नहीं है कि पैट कमिंस की परफॉर्मेंस है क्या आईपीएल में? पैट कमिंस की ऐसी धुलाई होती है कि पैट कमिंस को मांगे पानी नहीं मिलता है ग्राउंड के ऊपर। और अभी आप देख लेना अभी क्या होता है। ये हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी पता चल जाएगा इस आईपीएल में कि पैट कमिंस कितना बड़ा कप्तान है T20 का। तो इसमें ज्यादा हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पैट कमिंस है, मैंने मान लिया ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन है, उसने WTC भी जीता, उसने 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जीता। अभी T20 में आटे दाल का भाव पता अगर इसको नहीं चलाना, तो आप मेरा ये चैनल देखना बंद कर देना। मैं तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, ये प्लेऑफ तक में नहीं पहुंचेगी एसआरएच। आई एम 95% कॉन्फिडेंट। आप देख लें, मैं भी यही हूं और आप लोग भी यही हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और वीवीएस लक्ष्मण से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। आप जरा वीडियो ध्यान से देखो, मैंने हिस्टोरिकली वर्ड यूज किया है। मैंने ये नहीं कहा कि ब्रायन लारा और ये लोग अभी कोच हैं या मेंटर हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मतलब हम 2008 से बात कर रहे हैं। ये एनालिसिस बहुत पुराने मैचेस की, पुराने आईपीएल की एनालिसिस का भी है कि इन लोगों ने क्या किया है। 2024 में क्या होने वाला है वो हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, और इसलिए मैं डेनियल वेटोरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और आप थोड़ा आंख कान खोल के वीडियो देखें। हिमांशु पाल ने अपनी प्लेइंग 11 सजेस्ट की है एसआरएच के लिए। वो है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एनरिक क्लासन, अब्दुल समद, वॉशिंगटन सुंदर, पैट कमिंस, हसरंगा, भुवनेश्वर कुमार, नटराजन और मार्कंडे। ये टीम मुझे काफी अच्छी लगती है और मुझे तो लगता है कि शायद हिमांशु पाल को मैनेजमेंट में होना चाहिए एसआरएच की, क्योंकि ये वाकई काफी बैलेंस टीम है। और इनफैक्ट एक चीज तो जरूर है एसआरएच के साथ कि इनके जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं, इनमें से आप किसी को भी खिला सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब लीग स्टेज के आखिरी में टीमें पहुंचती हैं और जब इनको डू और डाई करना होता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट अपनी इंक्रीज करने की, नेट रन रेट इंक्रीज करने की सिचुएशन हो, तो इस केस में आप एडन मार्करम को भी खिला सकते हैं। हालांकि मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि एडन मार्करम को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था। पहली बात तो आपने गलती तभी की थी जब आपने एक फॉरेन प्लेयर को कप्तान बना दिया। ऊपर से आपने पता नहीं क्या सोच के पैट कमिंस को 20 करोड़ रुपए देके खरीद लिया। आपको लगा कि आपको 20 करोड़ रुपए में आपने भगवान खरीद लिए हैं, तो वो अभी आपको पता चल जाएगा, जो मैं पहले भी कह चुका हूं आपको। इसमें कोई मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ हूं और ना ही आपको भी होना चाहिए। तो ये हिमांशु पाल की टीम तो मुझे अच्छी लगती है। बाकी तो मैनेजमेंट इनका क्या करता है, इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये 5 मैच पैट कमिंस, अभी पैट कमिंस को आप 5 मैच जरा लगातार हारने दो, ये क्या आपको नहीं लगता है ये बीच में से भगा देंगे उसको? इनका कोई भरोसा नहीं है। ये लोग बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हैं, ओनर्स जो हैं खास तौर पे, क्योंकि मुझे लगता है वहां ओनर्स ही सब कुछ करते हैं। तो जहां ओनर्स ही सब कुछ करते हैं वहां प्रोफेशनलिज्म चलता नहीं है और वहां उनको क्रिकेट की कोई समझ है नहीं। तो अभी पता चलेगा अपने को, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। अब एक परेशानी ये भी हो रही है कि चूंकि मैंने सारे वीडियोस पहले ही रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो अब मैं ये सोच रहा था कि मैं उनको 5वां टेस्ट मैच खत्म होने के बाद 11 तारीख से उनको 1 बाय 1 रिलीज करूंगा। लेकिन अभी बीच में इतना ज्यादा डायनेमिज्म आ गया है न्यूज में कि हर घंटे तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो प्लीज बेयर विथ मी कि उसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि वो अपडेटेड वीडियो नहीं होगा और हम वैसे भी बात हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की कर रहे हैं और प्रेजेंट टीम जो इनकी है उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो पिछले साल जो कप्तान थे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब ये टीम कप्तान चेंज करने को तो ये मैदान में आने के 1 घंटे पहले भी चेंज कर सकते हैं कोई भी, इनका तो कोई भरोसा है नहीं। तो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से बात करेंगे हम।
तो आप लोग थोड़ा इस चीज का मुझे लीवरेज दे दें, ठीक है। और तो ये तो हो गई आईपीएल की बात। अब जैसे चेन्नई में भी अब सुन रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी शायद कप्तानी छोड़ने वाला है। अब उसकी वीडियो की एनालिसिस में, उसकी टीम की एनालिसिस में कर चुका हूं ऑक्शन की। अब वो एंड टाइम पे अगर धोनी कोई चेंज कर दे तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, वो हम बाद में देखेंगे जो भी होगा। तो प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और अब हम बात करें अगर 5वें टेस्ट मैच की, तो जैसा हम सोच रहे थे कि 5वें टेस्ट मैच में केएल राहुल अंदर आ जाएगा, तो केएल राहुल का तो पता चल गया कि अब वो शायद अंदर आने वाला नहीं है। तो अब उस केस में मुझे लगता है कि अब टीम के ऊपर ये धर्म संकट रहेगा कि हम देवदत्त पडिक्कल को खिलाएं या रजत पाटीदार के साथ ही कंटिन्यू करें। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रजत पाटीदार को ऑलरेडी 3 टेस्ट मैचेस में मौका मिल चुका है और वो बहुत बुरी तरह फेल हो गया है और ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स एंड दिस एंड दैट। तो मुझे ये लगता है कि ये थोड़ी सी गलत अप्रोच होगी अगर 5वें टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल को खिला लिया गया। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, 5वें टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल को खिलाया और अगर वो भी फेल हो गया दोनों पारियों में, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर अगली सीरीज में आप देवदत्त पडिक्कल को लेंगे कि रजत पाटीदार को लेंगे? और हालांकि वो दोनों तो तब आएंगे जब विराट कोहली नहीं आएगा। तो विराट कोहली और केएल राहुल अगर दोनों फिट हो जाते हैं तो वैसे भी देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार के लिए, जो भी इनमें से खेलता है उसके लिए अपनी टीम में पोजीशन बना के रखना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट अगर समझदार है, मैच्योर है और मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेता है तो उन्हें फिर से रजत पाटीदार को ही मौका देना चाहिए। और जैसा कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये लोग रजत पाटीदार को ही मौका देंगे। इन्हें इतनी बड़ी गलती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये अभी रजत पाटीदार को निकाल देंगे तो ये उसका करियर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, क्योंकि फिर वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। और आपने अगर किसी आदमी को 30-31 साल की उम्र में मौका दिया है उसकी रणजी ट्रॉफी में, डोमेस्टिक में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हुए, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस का मौका देके आप उसके करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि बीसीसीआई और इंडियन टीम मैनेजमेंट ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही वो करेगा। तो लेट अस सी ऑन द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट मैच। मुझे लगता है कि हम रजत पाटीदार को ही देखेंगे। देवदत्त पडिक्कल को अभी स्टिल वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा तो बुमराह टीम में आता है। अब धर्मशाला में जिस तरह का क्लाइमेट है, वहां तो लोग कह रहे हैं कि मैच के दिन 8 डिग्री टेम्परेचर होगा। अब 8 डिग्री टेम्परेचर अगर होगा तो वहां तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी, क्योंकि कोई भी इस हाल में अपने बल्लेबाजों को मुसीबत में नहीं डालना चाहेगा। तो अब उस केस में ये होगा कि अगर क्लाइमेट ठंडा है, इस तरह का मौसम है, बारिश का जैसे अभी बारिश हुई थी वहां, या अभी फिर से बारिश हो सकती है, तो फिर उस केस में इंडियन टीम 3 स्पिनर्स के साथ तो नहीं जाएगी। और फिर वो जो हमारा चिरकुट चंद्रन है, चिरकुट चंद्रन के तो वैसे भी मैं खिलाफ हूं, क्योंकि उसको इंडिया में विकेट मिलते हैं बस। लेकिन अभी हमने देख लिया कि कितने विकेट उसको मिले हैं। जब यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली विकेट्स नहीं थे तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है आप सबको पता है। अगर इस टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं होता ना, तो इंडिया 4-1 से मैच ये सीरीज हार गई होती। तो अभी धर्मशाला में हमको पता चल जाएगा। अब धर्मशाला में मौसम ऐसा है, हम देख लेते हैं ये 500 विकेट लेने वाला अश्विन कितने विकेट लेता है धर्मशाला में। आप लोग बताएं, आपको क्या लगता है, ये ले लेगा 7-8 विकेट? या अभी तक कौन से 7-8 विकेट ले लिए इसने पूरी सीरीज में? वो इंग्लैंड के बच्चों ने तो सबने ले लिए, अश्विन ने क्या किया? तुम इतने बड़े 30 मार का हो तो तुमने कितने विकेट उखाड़े यहां? तो फालतू की बात, लोग अश्विन को फालतू इतना चने के झाड़ पे चढ़ाया हुआ है। इसके बारे में 10 बार मैं बोल चुका हूं कि इसकी सिर्फ इंडिया में, और वो भी गड्ढे वाले विकेट के ऊपर विकेट्स मिलते हैं इसको। फॉरेन में जाके इसकी अच्छी खासी पोल खुलती है, और यहां पे भी हमने इस सीरीज में भी देख लिया इसने कितने विकेट लिए। मेरी नजर में तो इसको निकाल के बाहर करना चाहिए। लेकिन अभी तो लोग बाग इसको 100वां टेस्ट खिलाने के चक्कर में, अभी देखना है मुझे धर्मशाला में क्या करता है ये। और आप भी देखो और मैं भी देख रहा हूं धर्मशाला में कितने विकेट निकालता है। लेकिन ये इसको खिलाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बुरी तरह से मीडिया का प्रेशर बना हुआ है कि 100वां टेस्ट मैच खिलाना है। तो होगा क्या, गाज गिरेगी बेचारे कुलदीप यादव पे। वो कुलदीप यादव वो है जो अगर चौथे टेस्ट मैच में नहीं होता ना तो धर गई थी इंडियन टीम।
औंधे मुंह पटक के पीट दिया होता इंग्लैंड ने अगर कुलदीप यादव नहीं होता तो। उस मैच में अश्विन ने क्या किया? विकेट भी कुलदीप यादव ने लिए, रन भी उसने बनाए और जोरेल का साथ भी उसने दिया। तो ये थोड़ा प्रैग्मेटिकली थोड़ा सोच के टीम बनानी चाहिए, ना कि हाइप में कि 100वां टेस्ट खेल रहा है इसलिए 100वें टेस्ट में उसको खिलाना ही खिलाना है। तो खिलाना है तो अभी पता चल जाएगा। अगर जरा सा भी स्विंगिंग और सीमिंग अगर हुआ ना एटमॉस्फियर, तो इंडियन टीम को लेने के देने पड़ जाएंगे। अश्विन के साथ खेलना इसका मतलब 10 प्लेयर्स के साथ खेलना है। उसको निकाल के कुलदीप यादव को लेना चाहिए और फिर आप लोग जसप्रीत बुमराह, सिराज और ये अपना तीसरा जो नया बॉलर है इसको लेके खिलाओ आप। और उसके बाद 2 स्पिनर आपके कुलदीप और जडेजा। अश्विन को लेके बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। और वहां से इंग्लैंड ये गलती करने वाली नहीं है। जेम्स एंडरसन तो बिल्कुल अपनी लपलपाती हुई जीव लेके आएगा 5वें टेस्ट मैच में। उसको ऐसा मौसम दिख रहा है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। और ऊपर से वो और वो ओली रॉबिन्सन ही तकलीफ दे देगा इनको 125 की स्पीड में। तो वहां बहुत सोच समझ के टीम खिलानी पड़ेगी। 4-1 का सोच रहे हैं हम, लेकिन ये अश्विन के भरोसे होगा नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे हम टेस्ट मैच की मॉर्निंग, टेस्ट मैच के पहले दिन के बाद, और उसके पहले हम फिर दिल्ली कैपिटल्स की एनालिसिस भी करेंगे। और हाँ भानु प्रसाद जी आप जरा कान खोल के सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं और उस हिसाब से आप अपने कमेंट्स लिखो। आपके कमेंट्स हमेशा मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन जरा पहले वीडियो ध्यान से देखो और उसके बाद कमेंट करो। समझ गए ना? आई होप यू वोंट माइंड। आई डिडंट। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।